नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। महीने लगे, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कह सकते हैं क्या? किसको मिला प्रतिनिधित्व और इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव 2024 में क्या पड़ने वाला है? और भाजपा का क्या बड़ा दिल दिखाई, बड़ा कौन होगा इस गठबंधन की सरकार में, और क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव में? क्या इससे एक तीर से कई निशाने किए गए हैं? किनको मिला प्रतिनिधित्व, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसका वो विश्लेषण जो लोकसभा चुनाव में प्रभावी हो सकता है, इस पर भी बात करना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे, देखना शुरू कर चुके होंगे। कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक और शेयर से मुझे एक विश्वास मिलता है, क्योंकि चुनाव के समय में मेरी पत्रकारिता के कारण व्यस्तता ज्यादा हो जाती है। मैं ग्राउंड पे ज्यादा रह पाता हूं, चूंकि नेताओं के साथ पत्रकारों को भी ज्यादा व्यस्तता आ जाती है चुनाव में, तो इसलिए मैं वीडियो कम बना पा रहा हूं। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया बिहार में। 9वीं बार इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जब बने मुख्यमंत्री, उसके बाद भाजपा के तरफ से 3 मंत्री बनाए गए थे। एक उप मुख्यमंत्री जो अगड़ी जाति भूमियार जाति से आते हैं, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और प्रेम कुमार। अगड़ी पिछड़ी दलित सबको साध लिया था भाजपा ने। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल से लोकसभा चुनाव की एक बहुत बड़ी तैयारी कर चुकी है भाजपा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज भाजपा के पास कुल जमा जदयू के पास, क्षमा करेंगे, जदयू के पास कुल जमा 44 के विधायक हैं विधानसभा में। उसके बाद भी उनको बराबर प्रतिनिधित्व दे करके, और भाजपा जहां उनके लगभग डबल पर है, 74-75 लोग विधायक हैं, एमएलए हैं भाजपा के पास, उसके बाद भी यदि बराबर बराबर मंत्रालय बांट रही है, 12 आज जो बने हैं उसमें भाजपा के 12 और जदयू के 9 बने हैं। पहले भी उनके बन चुके थे 4। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग भाजपा ने तय कर लिया है। संभव यह है कि भाजपा ने और जदयू ने यह तय किया हो कि मंत्रिमंडल में हम जदयू को ज्यादा सीटें देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अमूमन जो बातें बाहर सूत्र बताते हैं, जो छन करके बाहर आ रही है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का, उसने ये तय किया है कि 2014 में जहां पर भाजपा जीती थी 22 सीटों पर, हम उतनी सीटों पर जरूर चुनाव लड़ें। वहीं पर 5 सीटों के आसपास दिया गया है रामविलास पासवान जी की पार्टी, यानी जो अब चिराग पासवान चला रहे हैं, लोजपा। उसके अलावा हम पार्टी को भी दिया जाना है, मुकेश सहनी को भी दिया जाना है, यदि वो आ जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को देना है। ऐसी तमाम सीटों को अगर देखिए तो भाजपा इस मंत्रिमंडल में अपना बड़ा दिल दिखा करके लोकसभा चुनाव के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा सांसदों को जिताना चाहते हैं। देखिए, अभी तक जो विश्लेषण लग रहा है, जो विभिन्न पिछले चुनाव में देखिए तो जदयू का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग जदयू को पसंद ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ऐसा विधायकों की संख्या से हमें प्रतीत होता है। वहीं पर भाजपा का ग्राफ भी बढ़ रहा है, और भाजपा अकेले चुनाव लड़े, ये कैडर का एक मत भी था। वहीं पर जदयू को लेकर के एक अविश्वास रहता है आज बिहार की जनता में कि वो क्या करेंगे नीतीश कुमार। तो जदयू को से नाराजगी है। यदि भाजपा का कैंडिडेट कहीं खड़ा होता है तो भाजपा वहां नरेंद्र मोदी के नाम पर, जाहिर तौर पर वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलना है, और भाजपा यदि ज्यादा सीटों पे खड़ा होगी तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाएंगी। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी 370 का रख रहे हैं और 400 पार एनडीए गठबंधन का रख रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े। कुल जमा 40 सीटें हैं बिहार में। वर्तमान में जो समीकरण था वो 17 और 16 का था, लेकिन 17 और 16 ये तो 2019 का था, जब जदयू के पास भी एक सामर्थ्य था।
अब की स्थिति यह है कि यह चुनाव बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा और वोट या तो पक्ष या विपक्ष, लोग दो ही धड़े में बटे हैं, या तो मोदी को लाना है या तो मोदी को हटाना है। विपक्ष का, कांग्रेस का या तमाम जो पार्टियां हैं उनका टारगेट है नरेंद्र मोदी। और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के एक फैन फॉलोइंग है, एक बहुत बड़ी जमात है जो विभिन्न पार्टियों में हो, जो विभिन्न समुदाय में हो। यदि यादवों की बात करें तो जो युवा यादव के बच्चे हैं, जो 18 साल से लेकर 30 साल तक के लड़के हैं, जिनको लगता है कि उनके अभी जातिवादी उन पर चढ़ा नहीं है, वे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने लेकिन नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। जैसे दिल्ली में हम देखते रहते हैं, लोग सांसद तो सारा भाजपा को दे देते हैं और विधायकों को वोट नहीं पड़ता है भाजपा को। एक कुल पूरे अगर भारत की स्थिति भी यही है कि नरेंद्र मोदी जब फैक्टर होते हैं, जब चेहरा होते हैं, तो लोग भाजपा को वोट करते हैं। बाद में यदि विधानसभा का चुनाव होता है तो अपने जाति और क्षेत्र और अपनी पार्टी, जो जातिगत पार्टी है, वो वोट बैंक उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए भाजपा हमेशा ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और जो फॉर्मूला है 2014 का, ये बात कोई नहीं बता रहा है आपको, केवल और केवल मैं आज ये दावा कर रहा हूं कि ये सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और उसकी मांग है 2014 की, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बिहार में वो देखना चाहते हैं, इसलिए मंत्री का बड़ापन दिखाया गया। वैसे भी यदि देखिए तो भाजपा के पास, अगर नीतीश कुमार वहां रह नहीं रहे थे, भाजपा अगर चाह लेती कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो नीतीश कुमार ना तो इधर के रहते ना उधर के रहते। हालांकि नीतीश कुमार पक्की गोटी सेट करके ही आए हैं भाजपा में, भाजपा के साथ। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर इतना भरोसा करेंगे? क्या अमित शाह जी ने चाणक्य कहा जा रहा है राजनीति का, वो करेंगे? लेकिन इसके अलावा यदि देखिए तो एक सामंजस्य की स्थिति दिखी और भाजपा बड़प्पन दिखाई है। ये पहले भी कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, रामविलास पासवान, उनको जरूरत नहीं थी, मतलब भाजपा को जरूरत नहीं थी, 282 सीटें लेकर के आई थी भाजपा, लेकिन रामविलास पासवान हो, कई ऐसे क्षेत्रीय दल थे जिनका एक भी सांसद था उसको भी मंत्री बनाया गया, अपने घटक दलों को मंत्रालय बांटा गया था, जिनके पास सामर्थ्य जितना था उतनी संख्या दी गई थी। ये भाजपा का बड़प्पन है, ये संगठन चलाने का। यही कारण है कि इंडी गठबंधन बनते बनते बिखर जाता है और एनडीए में लोग शामिल हो रहे हैं, उत्तरोत्तर एनडीए की संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि कहा जा रहा था शिवसेना अलग हो गई, लेकिन आधा शिवसेना आ गया, अजीत पवार आ गए, अकाली भी आ सकते हैं, वो किसान आंदोलन के कारण अटका हुआ है। तो अब कुल मिलाकर के यदि देखेंगे तो भाजपा अपने सहयोगों को समेट रही है या समेटना आता है। वही इंडी गठबंधन जो स्वार्थ का गठबंधन बना था, ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो बनना ही बेकार था और बनने का कोई मतलब था नहीं। कुल मिलाकर के अगर देखिए तो अभी जो मंत्रालय बन दिए गए हैं उसमें वर्ग को भी बहुत साधा गया है। 6 सवर्ण से आए हैं, 6 दलित हैं, 4 ओबीसी हैं, 4 ईबीसी हैं, मतलब बैकवर्ड क्लास, और पिछड़ा और अति पिछड़ा 4 हैं। एक मुस्लिम जदयू से आए हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम चेहरा बिहार में मंत्री नहीं बनाया है। तो वो 2014 में जिस तरह से भाजपा एक भी टिकट सांसदों को नहीं दिया था मुस्लिम का, तो वो वही मामले पे तरफ लेकर के जा रही है क्या? और जो पूरे क्षेत्र का अगर देखेंगे तो जहां भाजपा के सांसद नहीं है वहां पर जदयू के मंत्री के अलावा भाजपा के मंत्री बनाए गए हैं। और भौगोलिक स्थिति में भी देखें तो भाजपा का फोकस उन जगहों पर है जहां पर उन्हें अपनी ज्यादा सीटें चाहिए और 2014 वाली सीटें चाहिए। इसलिए ये फोकस है पूरी तरह से कि 22 की 22 सीटें जो 2014 में भाजपा जीती थी उस पर बात किया जाए और जदयू को कम सीटें दिए जाए। लेकिन जदयू क्या इस पर तैयार हो गए? और फिर पशुपति पारस क्या होंगे, करेंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं ये जो विश्लेषण मैंने दिया है ये आपको कहीं नहीं नजर आया होगा। और यदि आपको पसंद आता है कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।